अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अभी वालेकुम इसका हम इंटरेक्शन का सिलसिला देखते हैं कि प्रोसेस ग्रुप्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। इसके लिए हम यूं करेंगे कि जो 5 प्रोसेस ग्रुप्स हैं हम उनके पर्सपेक्टिव से देखेंगे और वो भी उनकी प्रोसेसेस को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। सिर्फ 5 प्रोसेस ग्रुप आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्या चीज किस प्रोसेस ग्रुप में कहां से एंटर होती है, उससे कैसे बाहर निकलती है, ये बात अगर हम समझा दें तो आपको सारा इंटरेक्शन समझ आना शुरू हो जाएगा। तो आई विल स्टार्ट विद दैट और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हर प्रोसेस ग्रुप के अंदर क्या होता है, वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग लेट अस लुक एट दिस डायग्राम। ओके, मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें यहाँ पे सही तरह से विजिबल नहीं है, ये यहाँ से मिटा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, ये लिटी हुई है। अच्छा खैर, मैं आपको बताता हूँ वो है एक मिनट, मैं जरा इनको, ये हाँ, ये देखें ना, ये गायब हुई थी चीजें सारी, ये मैं जरा इनको वापस ले आऊं ताकि आपको समझ आए। राइट, मेरा ख्याल है काम चल जाएगा इससे हमारा। अच्छा ये जनाब, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। बेसिकली ये जो ग्रे रंग के बॉक्सेस हैं राउंडेड एजेस के साथ, ये हमारे प्रोसेस ग्रुप्स हैं और आप गिन सकती हैं ये 5 प्रोसेस ग्रुप हैं। 4 तो ये जो ऊपर नीचे है और एक साइड पर है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाला। इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप जो है, यहां से कहानी शुरू होती है और जो एरोज इसके अंदर जा रहे हैं, यहाँ एक मसला और भी है, सारे एरोज नजर भी नहीं आ रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। एक मिनट और दीजिएगा, मैं इसको भी चेक करूं क्यों नहीं नजर आ रही। अच्छा, तो इसका एक और भी हल है, हम दूसरी प्रेजेंटेशन खोल लेते हैं जहां पे क्लियर है ताकि ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए। एक मिनट दीजिएगा जरा, मैं उस दूसरी फाइल को खोल लूं। राइट जी, अभी आपको ये मैं विजिबल हो जाएगा 1 मिनट में। ये कंफ्यूजन कीजिए, आपको स्क्रीन पे आता है, नजर आया कि नहीं आया? आ गया होगा अभी। ये आवाज आ रही है आपको? जी बुशरा, आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर, अब आ रही अच्छा है। अच्छा अच्छा। स्क्रीन ठीक आ रही है नजर? जी आ रही है। ओके। अच्छा, अब इसमें ये देखिए, ये जो ग्रे रंग के बॉक्सेस थे मैंने आपको बताया था, इनिशिएशन का बॉक्स है,
ये इनिशिएशन का बॉक्स है, ये इनिशिएशन का प्रोसेस ग्रुप है पूरा। वो जो इनिशिएशन की सारी प्रोसेसेस हैं वो इसके अंदर ही हैं। प्लानिंग की जो 24 प्रोसेस हैं वो इसके प्लानिंग वाले बॉक्स के अंदर है। एग्जीक्यूशन की जो प्रोसेस थी वो इसके अंदर है, 12 प्रोसेस हैं, 10 प्रोसेस हैं। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की 12 प्रोसेस इस बड़े वाले राइट हैंड पे जो ये बना हुआ है ये प्रोसेस ग्रुप इसमें है, और क्लोजिंग का प्रोसेस इधर है। तो सारे 49 प्रोसेस में कवर्ड है। अब ये देखना है कि मैं अभी ये डिस्कस नहीं कर रहा कि इंडिविजुअल प्रोसेस क्या करते हैं। मैं इस वक्त प्रोसेस ग्रुप टू प्रोसेस ग्रुप इंटरेक्शन आपको समझाना चाह रहा हूं। जब मैं प्रोजेक्ट को इनिशिएट करता हूं तो इनिशिएट करने का हुक्म बाहर से आता है। मतलब मेरी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का फैसला किया और उन्होंने किसी प्रोजेक्ट डायरेक्टर को असाइन कर दिया। उसको हम प्रोजेक्ट इनिशिएटर या स्पॉन्सर भी कहते हैं। और लाजमी बात है कि इसकी फिजिबिलिटी वगैरह या बिजनेस केस पहले बन चुका होगा, और जो भी कोई इसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था वो हो चुका होगा। तो वो चीजें वो स्पॉन्सर के पास मौजूद हैं, एंड दोज आर कॉल्ड, ये ऊपर देखिएगा, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स एंड एग्रीमेंट्स। As far as the business documents are concerned, this includes further two things. One is the business case and the other is the benefit management plan. ये जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं इसका फिजिबिलिटी तो अपनी जगह पर, लेकिन इसमें से क्या बेनिफिट्स यील्ड होने हैं, कब और कैसे होने हैं। अभी मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं डिलीवरेबल की बात नहीं कर रहा। प्रोजेक्ट से दूररस नताइज जो निकलने हैं, जो फवायद आने हैं, उनकी रियलाइजेशन का क्या तरीका होगा, वो बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान भी बिजनेस डॉक्यूमेंट है। बिजनेस केस और बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान। और इसके अलावा वट एवर काइंड ऑफ एग्रीमेंट यू हैव गॉटन इनटू, इट इज अ MOU, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी क्लाइंट के साथ आपका रिश्ता है वो एग्रीमेंट, ये चीजें होंगी तो हम इनिशिएशन शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए मुझे वो जो आपने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स और एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये भी मेरे पे इम्पैक्ट करेंगे। जो प्रोसेसेस मैं इनिशिएशन में करूंगा, मतलब मैं डेवलप चार्टर करना चाह रहा हूं, तो डेवलप चार्टर करने में मैं देखूंगा प्रोसेस एसेट्स मुझे क्या हेल्प करते हैं, मेरे पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं। मतलब मुझे टेम्पलेट मिल जाएगी, कोई पुराना सैंपल मिल जाएगा, कोई आर्काइव से डाटा मिल जाएगा, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस मिल जाएंगे, वो यहाँ से मिल जाएंगे। और अगर एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो मेरा इन कामों को करने में मेरे पे या हर्डल क्रिएट करते हैं या फैसिलिटेशन देते हैं, तो ये वो चीजें हैं जो मुझे ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही हैं। और ये दो चीजें, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स और एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तमाम प्रोसेस ग्रुप्स को इनपुट हो रहे हैं। आप देखें यहां से भी एरो जा रहा है, इनिशिएशन को, प्लानिंग को भी जा रहा है, एग्जीक्यूशन को भी जा रहा है, मॉनिटरिंग कंट्रोल को भी जा रहा है, सबको जा रहा है। तो ये सबको इनपुट, जो भी प्रोसेस हो रही होगी वो ये इम्पैक्टेड बाय दीज टू थिंग्स होंगी। एनीवेज, जब यहाँ इनिशिएशन में हम दो काम करते हैं ना, एक तो डेवलप चार्टर बनाते हैं, और डेवलप चार्टर बनने के बाद हम अगला काम जो करते हैं वो स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करते हैं। याद होगा आपको, ये दिस इज इनसाइड ऑफ द इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप। यहां पर डेवलप चार्टर करना किसकी जिम्मेदारी है? ये प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जिसको असाइन किया गया है ये प्रोजेक्ट के लिए, और अभी प्रोजेक्ट मैनेजर ऑन बोर्ड नहीं आया, तो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो है ये हुक्मनामा है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए लिखता है, प्रोजेक्ट मैनेजर को सिलेक्ट करता है और उसको ये चार्टर देता है। इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं, डे टू डे वर्किंग ऑफ द प्रोजेक्ट। बेशक वो स्पॉन्सर से इंटरेक्ट करता रहेगा, और वो जो हमने पढ़ा था प्रिंस 2 में, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो स्पॉन्सर जो है वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन करेगा, जब जरूरत होगी तो इंटरेक्ट करेगा, अदरवाइज वो डे टू डे वर्किंग ऑफ द प्रोजेक्ट अब प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी हो गई है। खैर, जो कुछ भी प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पे इनिशिएशन के दौरान कर रहा है, उसकी सूरत में एक तो चार्टर बन के निकल रहा है, जो मेरे प्लानिंग का इंस्ट्रूमेंटल डॉक्यूमेंट बनेगा। मतलब उसकी बुनियाद पर
मजीद चीजें बहुत सारी जो प्लान होनी है वो होंगी। और दूसरा, जब स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई होंगे तो स्टेक होल्डर का रजिस्टर क्रिएट होगा, लिस्टें बनेगी, उनका एनालिसिस होगा, उन एनालिसिस की कोई स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, कौन से टाइप के स्टेक होल्डर से कैसे डीलिंग रखनी है। दिस ऑल इज डन इन इनिशिएशन, और ये भी प्लानिंग को दे दी जाएगी। अब प्लानिंग में आपको पता है कि 10 के 10 नॉलेज एरियाज ने थॉरोली प्लान होना है, थॉरोली प्लान होना है। आपने देखा कोई किसी वो एग्जीक्यूट अपना स्केड्यूलिंग के लिए कोई 4-5 प्रोसेस उसके थे, और स्कोप के कितने सारे प्रोसेस थे, कॉस्ट के, तो वो प्लानिंग के सारे स्टेप्स हैं, दे ऑल आर हैपनिंग हियर। और कुछ ऐसे भी नॉलेज एरिया जिनका एक एक प्रोसेस है, जैसे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान बन गया, बस काफी है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान बन गया, काफी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट I am not discussing in detail what is happening in planning, but 24 processes are there। और नतीजे में क्या निकल रहा है? नतीजे में एक कंसोलिडेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान निकलना है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कंसिस्ट ऑफ ऑल द मैनेजमेंट प्लान, या इनको हम सब्सिडरी प्लान भी कहते हैं, जिसमें स्कोप मैनेजमेंट प्लान, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, और ये वो सब, ऑल द मैनेजमेंट प्लान, all the management plans and all the baselines। बेसलाइनें हमारी होती हैं 3, स्कोप की बेसलाइन होती है, स्केड्यूल की होती है, कॉस्ट की होती है। बाकियों की बेसलाइन क्यों नहीं होती? उसकी वजह यह है कि ये 3 चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे पे इंपैक्ट करती हैं। अगर स्केड्यूल हिल गया तो कॉस्ट में फर्क पड़ेगा, कॉस्ट हिल गई तो स्कोप पे फर्क पड़ेगा, ये एक दूसरे को इंपैक्ट करती हैं, और इसलिए इन तीनों को बाउंड करना बहुत जरूरी है। बाकी चीजें भी इंपैक्ट करती हैं, लेकिन वो अलग से उनकी कोई बेसलाइन इसलिए नहीं चाहिए कि वो जो असर करती हैं वो इन 3 में से किसी एक पे असर करती हैं। अगर से कि एक रिसोर्स जो है, रिसोर्स प्लानिंग में हमने कहा था ये काम करेगा, और वो बंदा हायर नहीं हो सका या आया नहीं, तो क्या होगा? या डिले होगा, टाइम का मसला, या पैसे ज्यादा लगेंगे, कॉस्ट का मसला, या स्कोप इधर उधर हो जाएगा, स्कोप का मसला। तो ये 3 बेसलाइंस ही हैं जिन पे कोई कम्युनिकेशन ना हो पाई तो भी इन पे असर पड़ेगा, स्टेक होल्डर की वजह से प्रॉब्लम हुआ तो भी इन 3 में से किसी के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 3 चीजों को बेसलाइन कर लूं तो मुझे और कुछ बेसलाइन करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या हुआ कि मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में ऑल द मैनेजमेंट प्लान एंड ऑल द बेसलाइंस ये डालनी, और अब जो कुछ मेरे पास है वो तमाम हिदायत हैं हर चीज करने की, प्लस जो एग्जीक्यूटेबल पोर्शन है, जो बेसलाइंस हैं वो एग्जीक्यूटेबल पोर्शन हैं, वो मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा प्लानिंग के दौरान जो भी कागजात बने, कोई लिस्टें बनी, कोई डॉक्यूमेंट बना, कोई चार्ट बना, कोई ड्राइंग बनी, दिस ऑल गोज टू प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, एंड ऑन नीड बेसिस एग्जीक्यूशन वाले या मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाले उसको एक्सेस कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ से 2 वे एरोज आ रहे हैं, एग्जीक्यूशन से भी और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल से भी। तो ये तो होगी डॉक्यूमेंट की कहानी। जहां तक मैनेजमेंट प्लान था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, ये this goes to execution, this goes to monitoring and control, and this also goes to closing, and naturally for different purposes। एग्जीक्यूशन के पास ये क्यों जाता है? ताकि इसमें जो एग्जीक्यूटेबल पोर्शन है उसके मुताबिक अमल पैरा हो सके, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जा सके। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में क्यों जाता है? ताकि इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के मुताबिक चेक किया जा सके कि जो काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, कमी ज्यादती तो नहीं है, अगर है तो उसका एनालिसिस किया जाए और कोई चेंज रिक्वेस्टें सजेस्ट की जाए। मतलब 2 काम है, एक एनालिसिस का होना और एक चेंज रिक्वेस्ट का प्रोसेस होना। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर एवरीथिंग वी डू इन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, for everything we do in execution, and also for everything we do in closing, because closing में हमने ये ensure करना है कि all the work has been done, तो प्लान होगा सामने,
तभी हम कह सकेंगे कि सारा काम हो गया, सारे डिलीवरेबल हो गए, अब कुछ बाकी नहीं है, प्रोजेक्ट को क्लोज कर देना चाहिए। सो क्लोजिंग के लिए भी, तो इन अदर वर्ड्स अगर मैं ये कहूं तो एग्जीक्यूशन के तमाम प्रोसेस जो कि 10 हैं, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के तमाम प्रोसेस जो कि 12 हैं, और क्लोजिंग के तमाम प्रोसेस जो कि 1 है, तो ये कितने प्रोसेस हो गए? 23। इन 23 प्रोसेसेस को तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान सबको चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं अपने प्लानिंग में अगर वापस आऊं तो प्लानिंग में जब किसी भी चीज की प्लानिंग हो जाती है और वो चीज जाके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में दाखिल हो जाती है, दिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान फर्दर सपोर्ट्स अदर मैनेजमेंट प्लान फॉर देयर डेवलपमेंट। देयरफॉर अगर ये कहा जाए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान भले इनकम्प्लीट फॉर्म में ही हो, प्लानिंग में भी प्लानिंग की तमाम प्रोसेसेस से शेयर होता है, तो गलत नहीं होगा। तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही जगह रह गई जहां प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का कोई इस्तेमाल नहीं है, और वो है इनिशिएशन, क्योंकि उस वक्त तक तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनना ही नहीं शुरू हुआ था। तो प्लानिंग के दौरान भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कॉन्टिन्यूसली यूजफुल है, फिर एग्जीक्यूशन के दौरान भी, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में और क्लोजिंग के दौरान। तो मतलब यूं समझिए कि प्लान एक ऐसी चीज है जो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हर प्रोसेस को चाहिए, हर प्रोसेस को चाहिए, सिवाय इनिशिएशन की। फिर आप आ जाइए, अच्छा एक चीज और भी, ये प्रोजेक्ट प्लान मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ जा रहा है। यहाँ एक एरो प्लानिंग से सीधा एग्जीक्यूशन में आ रहा है। ये क्या चीजें हैं? इसमें 2 आइटम लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है मेक और बाय डिसीजन, और दूसरा लिखा हुआ है सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया। व्हाट इज मेक और बाय डिसीजन? दिस, ये जो दोनों चीजें हैं, दे हैव टू रिलेट टू द प्रोक्योरमेंट। आपने जो प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाया, उसमें आपने ये फैसला लेना है कि कौन कौन से काम हम खुद नहीं कर रहे और हम बाहर से करवा रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। इसको कहते हैं मेक और बाय डिसीजन। फिर इस डिसीजन की रोशनी में जो जो काम आपने बाहर से करवाने हैं, उनके लिए हमें एक क्राइटेरिया एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ठेकेदारों को सिलेक्ट करने का, सेलर को सिलेक्ट करने का, कि जनाब सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कि जब लोग बिड करेंगे तो हम किस बुनियाद पे किसी को ठेका देंगे। तो वो जो किसकी नंबरिंग सिस्टम है, मार्किंग पॉइंट कैसे देने हैं, क्या हिसाब किताब है, वो सब सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया है। और इसके अलावा वो डॉक्यूमेंट्स जो हमने सर्कुलेट करने हैं, अखबार में इश्तेहार देना है और वो उन सेलर्स को प्रोवाइड करने हैं, उनको कहते हैं प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट। अगर आप गौर करें तो प्लानिंग से ऊपर एक एरो जा रहा है जिसपे लिखा हुआ है प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट। ये वो प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ये ऊपर को कहाँ जा रहे हैं, इनिशिएशन में उसका क्या काम है? इनिशिएशन में आपको याद होगा हम आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर करते हैं। जब हम आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर कर रहे होते हैं तो उस वक्त जब शुरू में हमें ये नहीं पता होता कि कौन से काम हमें आउटसोर्स करने पड़ेंगे, तो हम बाकी स्टेक होल्डर्स को तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जब तक कामों का नहीं पता, हम प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स के बगैर हम ठेकेदारों को या उन क्लासिफिकेशन ऑफ ठेकेदार्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये भी तो स्टेक होल्डर है ना। सो एज सून एज I have done the make or buy decision and source selection criteria has been established and procurement documents have been developed. Procurement documents are sent up to initiation for identification of probable जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, ताकि हम फिर उनको इनवाइट करें, उनसे बिड्स मांगें एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन वो अमल जो इनवाइट करने का, बिड मांगने का और कॉन्ट्रैक्ट देने तक का सारा अमल दरअसल एग्जीक्यूशन में अक्कर करता है। इसलिए ये मेक और बाय डिसीजन और सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया एग्जीक्यूशन को दिया जा रहा है कि जो जो ठेके अवार्ड करने हैं एग्जीक्यूशन में करो। अब आप एग्जीक्यूशन में आ जाइए। एग्जीक्यूशन इंप्लीमेंट करेगा जो एग्जीक्यूटेबल पार्ट था, और वो कौन सा था? वो बेस लाइन थी, स्कोप की बेस लाइन, स्केड्यूल की बेस लाइन, कॉस्ट की बेस लाइन, इनको वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इनको जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो लाजमी बात है
कि कुछ प्रोड्यूस होगा, वो होगा डिलीवरेबल। और एग्जीक्यूट करने के दौरान हो सकता है कि आपको ये एहसास हो, यार प्लानिंग ही गलत हुई हुई है, फलाना काम तो प्लान ही गलत हुआ है, इसको ठीक करने की जरूरत है। अगर आपको एग्जीक्यूशन के दौरान कोई प्रॉब्लम आती है और आपको तब्दीली करने की जरूरत पड़ती है, तो आप इस बात के मजाज हैं कि आप चेंज रिक्वेस्ट मूव कर दें उस इशू के बारे में। और चेंज रिक्वेस्ट कहां जाती है वो आपको पता ही है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के अंदर इंटीग्रेशन का एक प्रोसेस है, परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। जो सब चेंज रिक्वेस्टें जहां जहां से भी आएंगी उसी के पास रिसीव होती हैं, वही इनको प्रोसेस करता है और वहीं से डिसीजन रिलीज होते हैं कि कौन सी आपकी चेंज रिक्वेस्ट जो थी अप्रूव हो गई है, कौन सी नहीं हुई है। तो ये चेंज रिक्वेस्ट हमने भिजवा दी किसको, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल को, और वापस एक एरो आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है अप्रूव्ड चेंज रिक्वेस्ट। जो चेंज रिक्वेस्टें अप्रूव हो जाएंगी वो एग्जीक्यूशन को बता दिया जाएगा। एग्जीक्यूशन उसके मुताबिक अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को अपडेट कर देगी और बेसलाइंस को अगर जरूरत पड़ी तो उनको भी अपडेट कर देगी। इसके अलावा डिलीवरेबल जो गया है यहां से मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के पास, तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में 12 प्रोसेस हैं, लेकिन ये 12 के 12 प्रोसेस जो हैं, इनमें से 10 प्रोसेस तो ऐसे हैं जो कामों को देखते हैं, डिलीवरेबल को देखते नहीं है। सिर्फ 2 प्रोसेस जिनका ताल्लुक डिलीवरेबल से है वो हैं कंट्रोल क्वालिटी एंड वैलिडेट स्कोप। कंट्रोल जितने भी हैं, कंट्रोल स्कोप, कंट्रोल स्केड्यूल, कंट्रोल कॉस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, दे आर लुकिंग एट द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। वर्किंग जो हुई है एग्जीक्यूशन में, कि टाइम कितना लगा वो टाइम को देख रहा है, कॉस्ट कितनी लगी वो कॉस्ट को देख रहा है, तो मतलब जो वो प्रोसेसेस को देख रहे हैं। लेकिन डिलीवरेबल को जो देखेगा वो ये 2 ही स्टेप्स हैं, 2 ही चीजें हैं। पहले तो डिलीवरेबल जब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में जाएगा तो सबसे पहले उसका क्वालिटी कंट्रोल होगा। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी के मेयार पे पूरा हुआ, पूरा उतरा तो क्वालिटी से पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको कहते हैं वेरीफाइड। जब क्वालिटी कंट्रोल से कोई चीज पास हो जाती है तो उसको कहते हैं वेरीफाइड। जो रॉ डिलीवरेबल आई थी वो आफ्टर क्वालिटी कंट्रोल बन जाती है वेरीफाइड डिलीवरेबल। लेकिन अभी ये इस हालत में नहीं है कि इसको कस्टमर के हवाले किया जा सके। कस्टमर को देने से पहले इसकी एक इंस्पेक्शन और होनी है, और वो है स्कोप वैलिडेशन, जिसको आप यूजर एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। तो यूजर या तो खुद आके चेक करता है या वो आपको बता देता है, एक चेकलिस्ट दे देता है कि जनाब जो चीज मुझे डिलीवर करने से पहले इंश्योर कर लो कि ये उसमें चीजें हैं कि नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो मुझे नहीं आप देना, ठीक करके दो। तो स्कोप वैलिडेशन से जब कोई चीज पास होती है, इसका मतलब है कि वो यूजर की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है और अब सिर्फ हैंड ओवर करने की देर रह गई है। प्रोडक्ट स्टेक होल्डर तक पहुंच के मतलब ने अप्रूव कर दिए, यूजर एक्सेप्टेंस हो गई है। तो डिलीवरेबल का जर्नी सिर्फ इतना सा है कि डिलीवरेबल जब जाता है पहले क्वालिटी कंट्रोल होता है और फिर उसका स्कोप वैलिडेशन होता है, उसके बाद क्लोजिंग में उसको हैंडओवर कर दिया जाता है। क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप में वो कस्टमर को हैंडओवर हो जाता है। कि आपको नजर भी आ रहा है कि ये क्लोजिंग से एक एरो जा रहा है कस्टमर की तरफ फाइनल प्रोडक्ट लेके, तो ये कस्टमर को हैंडओवर कर दिया जाता है। और क्या है जी, एग्जीक्यूशन से वर्क परफॉर्मेंस डाटा भी जनरेट होता है। वट एवर इज हैपनिंग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, उसकी खबरें जनरेट हो रही है ना, ये हो गया, ये शुरू हो गया, ये खत्म हो गया, ये टूट गया, ये फूट गया। तो वो जो भी खबरें जनरेट हो रही होती हैं उसको कहते हैं वर्क परफॉर्मेंस डाटा। नाउ दिस इज द डाटा which has to be analyzed by all the controls in monitoring and control। भले वो स्केड्यूल का कंट्रोल है, कॉस्ट का कंट्रोल है, क्वालिटी का कंट्रोल है, किसी का भी कंट्रोल है, उन कंट्रोल्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वर्क परफॉर्मेंस डाटा को एनालाइज करें, उसको प्लान के अगेंस्ट चेक करें कि होना क्या था और हुआ क्या, और इन दोनों का फर्क निकालें जिसको कहते हैं वेरिएंस। जब वेरिएंस निकल आएगी तो पता चल जाएगा हम आगे हैं या पीछे हैं।
और जितना आगे या पीछे हैं उससे प्रोजेक्ट की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। अगर कोई तब्दीली रिक्वायर्ड है तो चेंज रिक्वेस्ट बनाएंगे, और अदरवाइज हमें दो पार्ट है, एक एनालिसिस का पार्ट है और एक चेंज रिक्वेस्ट करने का पार्ट है। जरूरी नहीं है कि हर एनालिसिस के नतीजे में चेंज रिक्वेस्ट हो। ये जो भी कंट्रोल्स हैं, जब ये एनालिसिस अपना अपना कर लेते हैं तो ये अपने माई बाप को वो एनालिसिस फॉरवर्ड कर देते हैं। वर्क परफॉर्मेंस डेटा जो था उसको जब ये एनालाइज कर लेते हैं तो वो बन जाता है वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। सो ऑल ऑफ दीज कंट्रोल्स इन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल डिस्पैच दिस वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन टू वो जो था मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क, इंटीग्रेशन का प्रोसेस था मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क, उसको ये सारे वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन भेज देते हैं। वो इनको कंसोलिडेट करता है और एक वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट करता है। ये वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट काफी जगहों पे इस्तेमाल होती है, रिस्क के अंदर इस्तेमाल होती है, क्वालिटी में इस्तेमाल होती है। इसको हम एग्जीक्यूशन को भी भेज देते हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल से जब ये रिपोर्ट कंपाइल हो जाती है। और इसके दो तीन वहां फायदे हैं। एक तो फायदा ये है कि जो हमने मैनेज टीम करनी थी, जो लोग हमारे ह्यूमन रिसोर्स थे, उन्होंने उनकी जो रिपोर्टिंग होनी है, मैनेज तो उधर हो रहे हैं ना, वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में तो उनकी एसीआर नहीं लिखी जा रही, उनकी रिपोर्टिंग जो हो रही है वो तो काम के दौरान हो रही है, और साथ ही साथ उनका काम खत्म होता है, वो बंदा वापस चला जाता है। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल से बंदों की रिपोर्टिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। जो उनके रेलेवेंट सुपरवाइजर्स हैं वो उनकी रिपोर्ट लिखेंगे, लेकिन किसकी बेस के ऊपर लिखेंगे? उनके काम की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर। और ये वर्क परफॉर्मेंस की जो रिपोर्ट है, जो कि इट इज नॉट पर्सन स्पेसिफिक, ये इज वर्क स्पेसिफिक, ये वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेज दी जाती है एग्जीक्यूशन को, और रेलेवेंट स्टेक होल्डर जो अपना सुपरवाइजर्स हैं वो अपने अपने लोगों को उसके मुताबिक जज करते हैं, और उसके मुताबिक उसको जो रिपोर्ट्स देनी है, शाबाश देनी है, सजा देनी है, जो भी करना है वो कार्रवाई वो करते हैं। तो इसका जर्नी क्या हुआ? वर्क परफॉर्मेंस डाटा आया एग्जीक्यूशन से, एनालिसिस के बाद बन गया वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, और सारी इंफॉर्मेशन जब इकट्ठी होकर कंसोलिडेट हो गई मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क के अंदर, तो वो बन गई वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अच्छा जी, और फिर एक और चीज जा रही है एग्जीक्यूशन से मॉनिटरिंग को, वो है सिलेक्टेड सेलर। मतलब एग्जीक्यूशन में जो जो ठेके हमने देने थे जब वो दे दिए, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्टर का अता पता, ये हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल को डाटा भेज देते हैं कि भाई आगे तुम संभालो। तो फिर वहां कंट्रोल प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस मौजूद है जो कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स को संभालता है। और जब ये सारी कार्रवाई हो जाती है और एवरीथिंग इज डन, मतलब चेंज रिक्वेस्टें भी अप्रूव हो गई, काम भी मुकम्मल हो गया, नथिंग आउटस्टैंडिंग वगैरह वगैरह, तो फिर क्लोजिंग को भेजा जाता है कि वो क्लोजिंग ऑडिट कर ले ताकि प्रोजेक्ट को क्लोज किया जा सके। यहाँ पे ये इंश्योर करता है क्लोजिंग वाला कि आया के सारे काम हो गए हैं, कोई चीज मिसिंग तो नहीं है, प्रोडक्ट सारे के सारे तैयार हैं, रेडी टू हैंड ओवर है, इनका एक्सेप्टेंस, यूजर एक्सेप्टेंस हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट सारे मुकम्मल हो चुके हैं, उनकी पेमेंट्स हो चुकी हैं, कोई चीज आउटस्टैंडिंग नहीं रह गई है, जो जो प्रोजेक्ट से बचा खुचा माल है वो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले करने के लिए तैयार हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आर्काइव में जाने के लिए तैयार हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कस्टमर के हवाले कर दिया जाता है और प्रोजेक्ट आपका क्लोज हो जाता है। दिस इज द होल स्टोरी, इस सारे इंटरेक्शन। यहां तक बात समझ आई आपको? जी सर, इसको आप ये टिपिकल जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फ्लो है पूरा वही जी है जी जी पूरा ना? फ्लो है। अब आप देखें ये कितना इंपॉर्टेंट फ्लो है। ये सब कुछ हो तो फिर भी रहा है, लेकिन अब चूंकि हम वैल्यू ड्रिवन हो गए हैं, हम इन चीजों को देख ही नहीं रहे। खास जी तौर पे जब आप प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें तो ये सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है। जी एजाइल में भी किसी हद तक इस्तेमाल हो रहा है, फिलॉसफी तो इस्तेमाल हो रही है, कुछ चीजें थोड़ी मतलब छोटी हो गई हैं, कोई आइटरेशन में चली गई हैं। वो कहते हैं टेलर करें, टेलरिंग पे जोर है। इनकार नहीं कर रहा 7th एडिशन, ये नहीं कह रहा कि 6th एडिशन में जो बातें गई हैं वो गलत है, ऑब्सलीट नहीं हुई हैं, लेकिन ऑब्सलीट तो नहीं हुई है, लोग तो अभी भी यही यूज कर रहे हैं और एजाइल का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो गलत है, वो गलत है। मतलब आपको इतनी अकल तो होनी चाहिए कि टेलरिंग कर सकें, समझ सकें,
कहाँ पे कौन सी चीज अप्लाई होनी है, तो ये चीज हो गई। अब वो उसमें चले गए, हम मिक्स ऐसे में चले गए कि हम कहते हैं आदर तीतर आदर बटेर जी, वाली बात हो गई वो है। हाइब्रिड है ना, उसको हाइब्रिड कहते हैं ना, लेकिन हाइब्रिड के लिए भी अकल चाहिए ना। हाँ, हाइब्रिड के लिए भी अकल चाहिए, और सही कह रहे हैं आप। और ये जो है ना, मतलब यही चल रहा है बहुत सी जगह, और नाम उसको एजाइल का नाम दे दिया, इसमें स्प्रिंट लगा दिए बीच में कि बिल्कुल स्प्रिंट में बिल्कुल। काम करना है। तो मैं इसलिए आपको वो फेलियर्स भी हो रहे हैं, इसलिए ना, क्योंकि ज़ाहिर है आप स्प्रिंट का पर्पस अलग है, और इसको अगर आप इस तरह ही चलें, रिजिड है ये बहुत ज्यादा, कि बिल्कुल और बिल्कुल। सारी इतनी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है, हम्म। और वो फिर ये कि आपके जो बाकी जो आपकी रिसोर्सेज हैं उनको इस चीज की आदत है, और बिल्कुल। वो अगर कहीं और से आती हैं तो फिर वो कहती हैं कि हम तो वहां इस तरह करते थे, जी जी जी। हमारे इस तरह होता था, तो वो अभी तक एजाइलिटी की तरफ आए नहीं, एजिलेटेड हुए नहीं है वो। मैं बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस को जानता हूं जो कि आईटी की ऑर्गेनाइजेशन है और मुद्दतों से एजाइल इस्तेमाल कर रही हैं। आप यकीन कीजिए कि वो बिल्कुल आप जो कह रही हैं सही कह रही हैं, तो कर वो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रहे हैं और उसमें स्प्रिंट चला रहे हैं, उसके अंदर स्क्रम मास्टर रखा हुआ है और इवन हम्म। जीरा इस्तेमाल हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन काम वही, जी 1.5 इंच की मस्जिद वही बनाई हुई है और जी डंडे जी के जी जोर पे जी। काम हो रहा होता है, जो कि अलाउड ही नहीं है। बिल्कुल ये डंडे पे, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये लोगों को आस्ता आस्ता समझाने की जरूरत है और ये मेरा ख्याल है कि जो लोग जानते हैं उनको ये फर्ज बनता है कि वो बाकी लोगों को भी पुट वाइज करें। अच्छा जी, ये तो खैर ये सारा फ्लो मैंने आपको समझा दिया। इसके आगे कुछ स्लाइड्स हैं जिनको आप ये प्रोसेस वाइज दिखाई हुई है, प्रोसेस ग्रुप वाइज। ये इनिशिएशन का प्रोसेस ग्रुप है, इसमें ये 2 प्रोसेस हैं। इसमें से जो कमांडिंग है वो इंटीग्रेशन हमेशा कमांडिंग होता है, उसके गिर्द दायरा बना होता है और वो इंटरेक्ट करता है बाकी प्रोसेस के साथ। इसी तरह प्लानिंग के में चले जाएं तो सेंटर में वही इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, डेवलप प्रोजेक्ट एंड प्लान, और ये जनाब स्कोप के सारे काम, स्केड्यूल के सारे काम, ये अलग अलग डब्बे बने हुए हैं जिनके अंदर सारे हर नॉलेज की प्लानिंग हो रही है। इसके बाद आप चले जाते हैं एग्जीक्यूशन में। तो एग्जीक्यूशन में 2 काम हैं इंटीग्रेशन के, वो सेंटर में है। एक तो डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क के जो एग्जीक्यूटेबल है उनको एग्जीक्यूट करना, और दूसरा नॉलेज मैनेज करना। इसके अलावा आप जहां देखते हैं कि यहाँ सारे डब्बे नहीं है, स्कोप नहीं है, टाइम नहीं है, कॉस्ट नहीं है, इन 3 के अलावा बाकी सब चीजें हैं। क्वालिटी को मैनेज करना है, क्वालिटी इंश्योरेंस करनी है, तो क्वालिटी का प्रोसेस आ गया। रिसोर्सेज ने एक्वायर होना है, उनको डेवलप टीम को करना है, मैनेज करना है, ये तीनों स्टेप आ गए। कम्युनिकेशन का मैनेज है, फिर रिस्क का रिस्पॉन्स इम्प्लीमेंटेशन है, प्रोक्योरमेंट की का कंडक्ट है, और कंडक्ट का मतलब है अवार्ड करना, ठीक है, ये कंट्रोल नहीं है। कंडक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना, और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट उसको मैनेज करना, ये सब कुछ एग्जीक्यूशन में होता है। और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में फिर यहाँ पर भी 2 प्रोसेस हैं इंटीग्रेशन के। एक है मॉनिटर एंड कंट्रोल, जो कि जितने भी वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन आएंगी उनको इसने कंसोलिडेट करके रिपोर्ट बना देना है। और इंफॉर्मेशन कहाँ से आएंगी, इन सारे कंट्रोल जो इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। और कंट्रोल्स वो इंफॉर्मेशन कहाँ से बनाएंगे, दे विल बेस इट ऑन वर्क परफॉर्मेंस डाटा कमिंग फ्रॉम द एग्जीक्यूशन। और जो परफॉर्म इंटीग्रेशन कंट्रोल है, जितनी भी चेंज रिक्वेस्टें आ रही हैं एग्जीक्यूशन से आ रही हैं या एनालिसिस के नतीजे में किसी भी कंट्रोल ने बनाई हैं, वो चेंज रिक्वेस्टें यहाँ प्रोसेस होती हैं, यहाँ से अप्रूव या रिजेक्ट होती हैं। इसके इर्द गिर्द आपको ये सारे कंट्रोल नजर आ रहे हैं। और इसमें मैं स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करूं डिलीवरेबल कौन कौन सा काम करते हैं। डिलीवरेबल पहले जाती है क्वालिटी कंट्रोल के पास, क्वालिटी कंट्रोल से जब पास हो तो फिर वो आ जाती है वैलिडेट स्कोप के पास। ये 2 ही प्रोसेस हैं जो डिलीवरेबल से डील करते हैं, बाकी कोई भी प्रोसेस डिलीवरेबल से नहीं ताल्लुक रखता। बाकी जितने प्रोसेस आपको यहाँ नजर आ रहे हैं वो सब के सब प्रोसेस ओरिएंटेड हैं, वर्क ओरिएंटेड हैं। एनीवेज जी, ये सारी कार्रवाई जब चल जाती है तो क्लोजिंग आ जाती है। क्लोजिंग में एक ही प्रोसेस है, उसका ताल्लुक इंटीग्रेशन से है और उसका मैंने आपको पर्पस भी बता दिया। सो दिस क्लोजेस द डिस्कशन ऑन द इंटरेक्शन। एक चीज और, ये जो मैंने आपसे शायद जिक्र किया था, हाँ, जब मैंने चेंज पढ़ाई थी आपको, तो चेंज में मैंने कहा था एक प्रोजेक्ट के अंदर की चेंज होती है, वो चेंज चेंज रिक्वेस्ट वाला चक्कर है, उसके ऊपर बात करते हैं। और प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, ये जो वर्क परफॉर्मेंस डाटा इंफॉर्मेशन, ये कार्रवाई है सारी, ये कैसे चलती है, ये देखिएगा। ये इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है। वर्क परफॉर्मेंस डाटा क्या है, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन क्या है, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है।
इसके बाद ये इसका फ्लो बताया हुआ है कि जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है तो इससे डाटा निकलता है, फिर जो भी कंट्रोलिंग प्रोसेसेस हैं वो उनके पास ये डाटा जाता है और वो सब अपने अपने घर बैठ के अपनी अपनी जगह बैठ के उसको एनालाइज करते हैं। हर कोई जो चीज निकालता है उसे कहते हैं वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। ये वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क के पास जाती है, जो उसे रिपोर्ट में कन्वर्ट कर देता है, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट में। ये इसका जर्नी है। फिर आ जाती है जी चेंज कंट्रोल। प्रोजेक्ट में जब ये रिपोर्ट आती है, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट वगैरह बनती है, तो इसके नतीजे में चेंज रिक्वेस्ट लॉन्च हो सकती है। ये चेंज रिक्वेस्ट का जर्नी आपको बताया। दिस इज द चेंज विद इन द प्रोजेक्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हियर। विद इन द प्रोजेक्ट की चेंज है। चेंज रिक्वेस्ट जो है वो चेंज कंट्रोल से लॉन्च होती है। कोई भी कंट्रोल लॉन्च कर सकता है, कोई भी, मतलब स्केड्यूल कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, कोई भी लॉन्च कर सकता है। तो चेंज रिक्वेस्ट लॉन्च होती है और उसकी रोशनी में प्रोजेक्ट प्लान को अमेंड करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर वो अप्रूव हो जाए, अगर चेंज रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाए तो प्रोजेक्ट प्लान अमेंड हो सकता है उसकी रोशनी में। और ऐसा भी हो सकता है कुछ चेंजेस ऐसी भी होती हैं जिसमें प्रोजेक्ट प्लान को अमेंड करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी। अगर तो जरूरत नहीं है तो ऐसी चेंज जो है वो क्या कहते हैं, अगर प्रोजेक्ट सॉरी सॉरी अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को प्लान को चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है बेसलाइन भी उसके अंदर है, बेसलाइन भी तब्दील नहीं हो रही, ऐसी चेंजेस बगैर इजाजत लिए की जा सकती हैं। इसके लिए मुझे चेंज रिक्वेस्ट के प्रोसीजर से नहीं गुजरना पड़ेगा। अगर कोई चेंज ऐसी है जिससे कोई भी बेसलाइन नहीं डिस्टर्ब हो रही, तो आप डायरेक्टली इस तरफ आ जाएं, simply communicate that change to the people, that's all, you don't need to take any permission। लेकिन अगर बेसलाइन इफेक्ट हो रही है तो फिर इसको प्रॉपर चेंज रिक्वेस्ट से गुजरना पड़ेगा और फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अमेंड होगा और फिर उसके बाद आप कम्युनिकेट कर सकें। ये है जी चेंज कंट्रोल का वो तरीका जो मैं कह रहा था कि आपको मैं बताऊंगा। और चेंज में मुझे इसको डिस्कस करना चाहिए था ताकि मैं आपको ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में और प्रोजेक्ट चेंज में फर्क बता सकूं। तो गालिबन वो पर्पज अब हल हो गया। जी जनाब। ये मॉड्यूल खत्म होता है जी। अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कर लीजिए ताकि फिर हम आगे की बात करें। नहीं सर, अभी तो फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है। ये तो बात आपने काफी डिटेल में बता दिया उसमें। बिल्कुल। चलिए जी, लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स एंड देन वी स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट मॉड्यूल। जी। ठीक है।